हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सबसे इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल। हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। और साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत या फिर ये कह लो कि हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल की क्या नीड है। सो जितने भी एक्सपेरिमेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में जिसमें कि न्यूक्लियर बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है हमें हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स रिक्वायर्ड है। इससे पहले हमने लीनियर एक्सेलरेटर किए थे। प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका साइज़ बड़ा होता जाता है जैसे जैसे हम अपने चार्ज पार्टिकल जैसे कि आप इंक्रीज़ करते हैं, क्या इंक्रीज़ करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं पार्टिकल को, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लीनियर एक्सेलरेटर में। सो 1932 में डॉक्टर अर्नस्ट लॉरेंस और डॉक्टर एम स्ट्रैंगले लिविंगस्टन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में एक एक्सेलरेटर डिज़ाइन किया जो कि लीनियर ना होके सर्कुलर शेप में था और पार्टिकल उस साइक्लिक एक्सेलरेटर में एक ही प्लेस पे बार बार रिवॉल्व करते हैं जिस वजह से एनर्जी गेन करते हैं। सो सी व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, here it is written, cyclotron is based on the principle that charged particles can acquire high energy when they are rapidly passed through an accelerating electric field along a closed path using perpendicular magnetic field। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। सो प्रिंसिपल समझ आ गया कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये देखो दोनों की क्या ज़रूरत है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये डायग्राम आपके सामने क्लियरली इसके प्रिंसिपल को और कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है। सी है, ये मैग्नेट कॉइल से परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस डायग्राम। ओके, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है? लेंजेस लॉ में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा देते हैं देन चार्ज पार्टिकल विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। सो मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी है उसको सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए। ये देखो ये सर स्पायरल पाथ है ना, सर्कुलर पाथ यहाँ। ओके, एंड द सेकेंड थिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज। वो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्यों नेसेसरी है? एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें सिर्फ पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में या एक ही जगह पे बार बार रिवॉल्व नहीं कराना, हर बार हम चाह रहे हैं कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो। दैट्स व्हाई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी। नाउ सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो प्रिंसिपल आपको समझ आ गया कि दो चीज़ें चाहिए। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ लेता है विच इज़ नेसेसरी ताकि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है हमारी सर्कुलर डोमेन में रहे। सेकेंड, अ चार्ज पार्टिकल कैन एक्वायर सफिशिएंट हाई एनर्जी व्हेन अ कंपैरेटिवली लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन। पहले क्या हो रहा था लीनियर एक्सेलरेटर में, या वो उसमें स्पेस बड़ा होता है। सो लीनियर एक्सेलरेटर भी इसी प्रिंसिपल पे बेस है कि अगर हम सेम अल्टरनेटिंग फील्ड लो फ्रिक्वेंसी का बार बार वही फील्ड लगाते हैं तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो, इंस्टेड उसकी पोलैरिटी बदल जाए। अब ये देखो कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो मेन जो इसका हार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में। सो दिस इज द हार्ट ऑफ योर साइक्लोट्रॉन, ये सर्कुलर शेप। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है एक्चुअली में जिसका मेन हार्ट होता है, यहाँ दो डी शेप है। इसको ये देखो ऊपर से इवैक्यूएट करके यहाँ से ये दिखाया गया है इसकी शेप को। ये एक डी बना हुआ है, ये दूसरा डी है। सो देयर आर टू होलो डीज। अगर यहाँ नहीं इस चीज़ को समझ आ रहा तो यहाँ देखिए ध्यान से इस पिक्चर में। है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी हुई हैं, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं यहाँ पे। सो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ये 2D शेप है जो इसका मेन हार्ट है, ये रे। सो 2D शेप सर्कुलर फील्ड है जिसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है। ओके, सो मेन हार्ट ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज अ पेयर ऑफ टू होलो मेटल, नॉर्मली कॉपर के होते हैं, चैम्बर्स D1 एंड D2। ये रे, ये डी शेप चैम्बर, एक D1 है एक D2 है। और डी इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शेप इंग्लिश लेटर डी से मिलती है। ओके, सो दोनों थोड़े से ही डिस्टेंस पे हैं और दोनों की एजेस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है।
सोर्स ऑफ हैवी आयन जो है, ये देखो पार्टिकल सोर्स बिल्कुल सेंटर में है, कैपिलरी ट्यूब रख देते हैं, वहाँ से चार्ज पार्टिकल इस पिक्चर में एंटर करता है। ओके, सो इसका यूज़ किया जाता है। और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ऑसिलेटर कनेक्ट है यहाँ पे। सो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता जाता है। इसकी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इट इज़ लाइक सम मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड। पोटेंशियल इतनी जल्दी ऑसिलेट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डी की तरफ, और ये ऑसिलेटिंग है, मीन्स अगर ये पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। सो इस तरह सेट किया जाता है। और ये पूरा का पूरा एक वैक्यूम चैम्बर में इसको रखा जाता है। हाईली वैक्यूएटेड होता है। कितना प्रेशर होता है वहाँ, 10⁻⁶ mm ऑफ मर्करी। सो ये सारा अरेंजमेंट जो है वैक्यूम चैम्बर में, और इसे 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। दीज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान रखना, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म और परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड का एक काम है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या रहे, एक ही जगह कांस्टेंट रहे। और अगर आप आइडियल साइक्लोट्रॉन देखा जाए तो इसका साइज़ बहुत लार्ज होता है, और इनका वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 टन्स होता है। इतना ज़्यादा वेट होता है किसी एक साइक्लोट्रॉन का। ओके, सो हम साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन पढ़ ली। एक बार ये डायग्राम दोबारा देख लीजिए कि ये है क्या, इसमें सारा कुछ फर्क है। यहाँ देखो, ये ऑसिलेटर है, ये दोनों डी से कनेक्टेड है। एक्चुअल में तो ये सारा, ये जो मैंने कहा था ना इवैक्यूएटेड चैम्बर में होता है, ये चैम्बर ओपन करके दिखाया गया। ये आयन का सोर्स यहाँ पे है, ये मैग्नेट लगी हुई है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इसकी वर्किंग समझिए कि होता क्या है। जब चार्ज पार्टिकल सपोज करो यहाँ एंटर होता है इनसाइड द चैम्बर, अगेन यहाँ देखो, क्लियर होगा आपको। सो चार्ज पार्टिकल का आयन सोर्स इज शोइंग हियर, ये आपके पास आयन सोर्स है, एंटर हुआ यहाँ से चार्ज पार्टिकल। हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल है या फिर प्रोटॉन है। तो जिस टाइम ये बाहर निकला उस टाइम से दिस इज D1 and this is D2. So your D2 at that time is negatively charged and this is positively charged. So ये D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। D1 अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो ये या इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक्सेलरेट होगा। और जब ये D के अंदर जाएगा, ये होलो मेटेलिक सरफेस है, और आपको पता है कि होलो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। सो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इनसाइड द D। सिर्फ उसके ऊपर यहाँ देखो परपेंडिकुलर मैग्नेट हमने यहाँ लगा रखी थी इसके ऊपर, जिस वजह से ये सर्कुलर पाथ लेता है ये इस तरह। और जब ये इस D से बाहर आएगा, इस टाइम ये क्या होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह सेट किया गया है कि अब ये जो तुम्हारा देखो, अब ये जो तुम्हारा D1 था ये D2 था। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ बाहर आया उस टाइम पे हमने फील्ड की फ्रिक्वेंसी इस तरह से की है कि अब ये नेगेटिव है और अब ये पॉजिटिव है। सो वो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्रॉस करेगा फिर से एक्सेलरेट होगा, क्योंकि नेगेटिव की चार्ज की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। सो एक्सेलरेट होगा मीन्स एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा मीन्स जब वो अब अंदर जाएगा तो वो हाई एनर्जी से जा रहा है। अगेन D2 के अंदर चला गया, होलो मेटल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर हाई एनर्जी से गया, इसीलिए ये सेमी सर्कुलर पार्ट ट्रैवल करेगा विद हायर रेडियस। हर बार रेडियस बढ़ती जा रही है, रेडियस इंक्रीज होगी, फिर से D के बाहर आया, फिर फ्रिक्वेंसी इस तरह सेट की है कि अब ये नेगेटिव है और अब ये पॉजिटिव है। सो चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग बिटवीन दिस स्पेस, जो D1 और D2 के बीच का स्पेस है, और उसके अंदर वो हर बार सेमी सर्कुलर पाथ ले रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रही है क्योंकि वो बीच के पार्ट में एक्सेलरेट हो रहा है। सो हेलिकल पाथ ट्रैवल करता है, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं, इस तरह स्पायरल पाथ। सो ये पार्ट ट्रैवल करता है आपका इंसिडेंट आयन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वो एक पर्टिकुलर मतलब चार्ज पार्टिकल है आपका नंबर ऑफ सर्कल ले जाता है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप कर देते हैं और इसे टारगेट करते हैं किसी भी एक मटेरियल पे जिससे हमने हाई एनर्जी पार्टिकल को बम्बार्ड करवाना है। ओके, सो ये चीज़ आपको वर्किंग समझ आ गई होगी, इसकी थ्योरी समझ आ गई, कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। सो अब यहाँ से देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, थ्योरी एंड वर्किंग। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स
मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉसिंग द चार्ज पार्टिकल टू क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ लेने के लिए। और सर्कुलर पाथ अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है तो वहाँ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द आयन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज प्रोवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV साइन थीटा, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। और परपेंडिकुलर है तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज साइन 91, सो योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी QVB। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सो दोनों बैलेंस होंगे तभी वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। सो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे r, दैट इज mv/qb। सो लेट t इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ। हम मानते हैं कि t जो है टाइम पीरियड है। सो t इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2πr/v। अब ये 1/2 क्यों किया, क्योंकि सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर का जो आर्क है उसका क्या होगा, 2πr। फुल सर्कल का सेमी है तो 1/2 हो जाएगा। सो इट इज़ πr/v। सो फिर अगर आप टाइम पीरियड की वैल्यू देखें यहाँ से πr/v और r की वैल्यू mv/qb इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट करें, यू विल गेट टाइम इज πm/qb। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड दैट द टाइम फॉलो, यहाँ से देख लो इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से वो क्या कह रहा है, जो रेडियस है किस पे डिपेंड कर रही है, mv और qb पे। और अगर टाइम पे हम देखें, टाइम फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल t की वैल्यू क्या आ रही है, πm/qb। पाई कांस्टेंट होता है चार्ज पार्टिकल का मास, एक बार के लिए आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो अगर हम रिलेटिविस्टिक रीजन में नहीं जा रहे। चार्ज उस पर चेंज रहेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। सो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे रिमाइंड कर, सो इट इज सेड दैट द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की, क्या रेडियस ले रहा है उसकी और उसके स्पीड के इंडिपेंडेंट है। सो इस और किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई एम और क्यू अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, पाई एम और क्यू एम और बी अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। सो इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी या फिर उसकी रेडियस की। और इसका क्या बेनिफिट है कि वो जितने भी सेमी सर्कुलर पाथ ले रहे हैं इनसाइड द डी वो सेम टाइम के ले रहा है। अगर हम अप्लाइड फील्ड कांस्टेंट करते हैं, मास वेरी नहीं करता, नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन में चार्ज फिक्स है ही है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट। सो हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इस तरह सेट करते हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट करके कि उसका टाइम पीरियड इतना हो। सो लेट अस सी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने में लगे और हमें फुल पाथ के लिए ट्वाइस ऑफ द टी, सो इट विल बी 2πm/qb। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन यानी हमें साइक्लोट्रॉन पे जो हम ऑसिलेटिंग फील्ड लगा रहे हैं तो वो किस फ्रीक्वेंसी का लगना है, 1/t bq/2πm। एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज 2πν। सो इट इज सिंपली bq/m। और मैक्सिमम एनर्जी जो कि चार्ज पार्टिकल ले सकता है दैट इज सिंपली E मैक्सिमम विल बी 1/2 mv maximum, v max square. So where v max is the maximum velocity gain by the charge particle और mv²/r is equals to bq/v maximum। ये फर्स्ट इक्वेशन की सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। सो इट इज़ bq/v maximum इज इक्वल्स टू mv maximum और r maximum। तो यहाँ से v max निकल गया, v max की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो आपके पास E maximum आ गया r maximum की फॉर्म में। So this is the maximum energy acquired by the charge particle or I। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ओनली 50,000 वोल्ट्स ऑफ वेरी, मतलब इतने कम पोटेंशियल से 50,000 वोल्ट कहने को बहुत ज़्यादा लगता है बट पोटेंशियल बहुत कम। तो इस अगर आयन उसमें जो डी है उसके अंदर सिर्फ 200 रिवोल्यूशन भी ले बाहर निकलने से पहले, तो वो कितनी एनर्जी गेन कर लेते हैं, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 50,000 वोल्ट देने से हमें 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई। सो इसका बेसिक एडवांटेज यही है कि हम जो पाथ है वो सर्कुलर है, डी के अंदर रिस्ट्रिक्ट रहता है, लीनियर एक्सेलरेटर की तरह साइज बड़ा नहीं होता और हमें हाई एनर्जी पार्टिकल मिल जाते हैं। बट क्या लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन की, साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यहाँ देखो एक इक्वेशन जब मैंने कही थी
ये दिस इज फ्रिक्वेंसी, ये इंडिपेंडेंट होती है, टाइम पीरियड जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है रेडियस और वेलोसिटी के, बट दिस इज डिपेंडेंट ऑन एम। एम सेम रहता है नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन में, बट जैसे ही रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं मास सेम नहीं रहता। मास का क्या फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एम नॉट उसका रेस्ट मास है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आयन क्या बन जाती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू, एक बार आप फिर से पीछे देखें, अगर m की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास बी क्यू ओवर एम। सो बी क्यू ओवर एम में अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी विल बिकम बी क्यू और एम की जगह एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो जैसे जैसे आपकी आयन जो चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट होता जाएगा, तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ देखो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है सो मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट मीन्स पार्टिकल इज गेटिंग हेवियर। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है एम इंक्रीज करता है। यहाँ देखो 1 माइनस है ना, सो ये फैक्टर कम होता जाएगा और ड्यूमिनेटर कम होता जाता है, तो ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज करती है। सो यहाँ से m इंक्रीज करेगा, सो योर ओमेगा या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो इट इज स्टार्ट डिक्रीजिंग। वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता जा रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जा रही है। और हमने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखा हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद बदल जाएगा। बट जब ऐसी केस आता है कि मास इंक्रीज कर रहा है, योर एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स योर चार्ज पार्टिकल इज लैगिंग बिहाइंड। सो ये रिलेशन जो हमने कहा था वो फिक्स ही नहीं है और वो पीछे हो जाता है, और इसके लैग बिहाइंड रहने से वो अनटाइम हो जाता है। और जब वो डी के बाहर आएगा आपका चार्ज पार्टिकल, तो तब तक पोलैरिटी बदल चुकी होगी, तो वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ओके, अभी इस चीज़ को मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। नाउ सी दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सपोज कीजिए ये जो मैंने अब ड्रॉ की है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर, मान लो कि ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ विच आई एम यूजिंग, पहले क्या था कि ये जो चार्ज पार्टिकल था वो भी जब पॉजिटिव पोटेंशियल होता था वो एंटर करता था सेम पोलैरिटी में इस तरह। ओके, सो और अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब वो रिलेटिविस्टिक रीजन में पहुंच जाता है, रिलेटिविस्टिक रीजन में पहुंचता है, तो वो सेम टाइम पे ना रह के लैग बिहाइंड होता है, और इस वजह से आपका इस तरह का आता है। अब ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखो। ओके, सो आई एम डन विद दिस। नाउ सी दिस, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर सो दैट आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी पोलैरिटी किस तरह चेंज हो रही है। येलो से जो किया है वो क्या है, येलो वाला है कि अगर हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन में वेलोसिटी है इंक्रीज होती है तो किस तरह साइक्लोट्रॉन बिहेव करता है, और पर्पल है कि अगर रिलेटिविस्टिक में चली जाती है तो क्या होगा। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दैट। नाउ सी दिस कि अब क्या होगा। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले क्या हो रहा था कि रिलेटिविस्टिक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब एंटर हो रहा था दोनों सेम फेस में थे, जब ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था। सो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एक डी से बाहर आता था, इस पॉइंट पे वो डी से बाहर आया, इस पॉइंट पे वो डी से बाहर आया, तो बाहर आने पे उसको क्या मिला, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट हो गया। सो D1 वो नेगेटिव था, जब वो बाहर आया D1 से सेकंड चीज़ नेगेटिव होगी, पोटेंशियल बदल गया, इट इज़ गुड फॉर दिस। जब वो यहाँ पहुँचा, सपोज करो ये D1 का पोटेंशियल है जो चेंज होता जा रहा है। सो जब वो इसने इसको लीव किया, सो D1 का जो पोटेंशियल था पहले वो दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ D2 का पोटेंशियल है, पहले पॉजिटिव था तो वो D1 में चला गया। जब उसने D1 को लीव किया, सो D2 पे अब पॉजिटिव पोटेंशियल है, D2 पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा।
फाइन। सो इस टाइम वो D2 को ट्रैवल कर रहा है, येलो लेंथ है, येलो लेंथ में जब वो बाहर आया इस टाइम D2 से, अब वो D2 से बाहर आया तो अब उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। सो D2 का पोटेंशियल पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, D1 का नेगेटिव है तो वो D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट इज वी वांट इट। यही हमें चीज़ चाहिए कि जब वो D1 से बाहर निकले, जब वो एक D से बाहर निकले दूसरी D का पोटेंशियल बदल जाना चाहिए। अब इस पॉइंट पे आके देखो D2, इस पॉइंट पे वो जब पहुंचा है अगेन D2 का पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, D2 का पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट मीन्स अब वो D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस टाइम पे जब वो था यहाँ पे वो D2 की तरफ अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे वो D2 से रिपेल हुआ, D1 की तरफ गया, फिर दोबारा D2 की तरफ गया। इस पॉइंट पे आके D2 पॉजिटिव है तो फिर वो D1 की तरफ जाएगा। सो हर बार उसकी एक्सेलरेशन हो रही है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब ये पर्पल वाला देखो ध्यान से कि इस टाइम पे क्या हुआ। लेट मी ड्रॉ दैट अगेन। ये तुम्हारा ऑसिलेटिंग फील्ड है। अब हम रिलेटिविस्टिक रीजन में पहुंच गए हैं। रिलेटिविस्टिक रीजन में पहुंचने का क्या मतलब है कि जो चार्ज है अब वो फॉलो नहीं कर रहा उसके पाथ को। सो अब वो कुछ इस तरह का है, आउट ऑफ सिंक चला गया है वो, सी। सो अब इनसाइड देखो, ये फिर से D2 का है चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव था तो चार्ज पार्टिकल D1 में गया। सो जब ये बाहर आया, रिलेटिविस्टिक रीजन से बाहर आया, तो उस टाइम D2 का पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव। इट इज़ गुड, वो D2 की तरफ चला गया। पहले वो D1 में गया, नेगेटिव पोटेंशियल था तो वो अब D2 में चला गया। अब D2 में चला गया, एक्सेलरेट हुआ, दैट इज़ गुड थिंग। जब वो यहाँ से बाहर आया इस पॉइंट पे, जब वो D2 से बाहर आया तो ये D2 का पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव, दिस इज़ गुड थिंग। एक्सेलरेट हुआ, वो D1 की तरफ गया। बट जैसे ही वो आगे आया यहाँ पे, इस टाइम इसने क्रॉस किया, इस टाइम पे जो D1 का पोटेंशियल पॉजिटिव, D2 का पॉजिटिव है, यहाँ D2 का नेगेटिव है, बट अब इस टाइम पे D2 का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो गया है जब ये बाहर आया है चार्ज पार्टिकल आपका, सी। चार्ज पार्टिकल इस टाइम बाहर आया, D2 का पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव। वो D1 से बाहर आया, इस टाइम D1 के अंदर गया था ना, ये रेड लाइन देखो ये वाली। सो D1 के अंदर जब गया था तब क्या था, D1 का पॉजिटिव नेगेटिव था, D2 पॉजिटिव था, बट वो उसकी वेलोसिटी स्लो हो गई है रिलेटिविस्टिक रीजन में आने से। उसने D1 के अंदर इतना टाइम लगा दिया है कि पोलैरिटी बदल गई है। अब D2 क्या हो गया, अब D2 आइडियली नेगेटिव होना चाहिए था जब वो D1 से बाहर आया, अब D2 हो गया पॉजिटिव। D2 पॉजिटिव हो गया तो उसको रिपेल करेगा तो देयर विल बी रिटार्डेशन। सो आउट ऑफ सिंक चले जाते हैं दोनों जब आपकी रिलेटिविस्टिक रीजन में वेलोसिटी पहुंचती है तो। ओके, सो इस और दूसरी वजह ये है क्योंकि हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं उनको एक्सेलरेट करने में, कि पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, बट अनचार्ज पार्टिकल का क्या। So there is a limitation that we cannot, uncharged particle cannot be accelerated with the help of cyclotron. Only heavy charged particle, but more consideration is there कि सिर्फ heavy charged particle like proton, neutron और alpha particle accelerate कर सकते हैं, electron accelerate नहीं कर सकते with the help of cyclotron. The रीज़न बीइंग इलेक्ट्रॉन का महत्व बहुत कम है। तो अगर हम उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी देके एक्सेलरेट करेंगे तो वो रिलेटिविस्टिक रीजन में पहुंच जाएंगे। रिलेटिविस्टिक में पहुंच जाएंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम अकर हो जाएगी, उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी, आउट ऑफ सिंक चले जाएंगे। सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सो इससे हम, बट एडवांटेज इसकी ये है कि जो अल्फा पार्टिकल या बात करो हैवी चार्ज पार्टिकल की, सो उनको हम इजीली एक्सेलरेट कर सकते हैं विदाउट बीइंग मच ऑफ द एफर्ट। सो मेन एडवांटेज ऑफ साइक्लोट्रॉन इज दैट इट रिक्वायर्स कम्प्लीटली लो वोल्टेज, जैसे 50,000 वोल्ट देके हम MeV रेंज में पहुंच जाते हैं फॉर द प्रोड्यूसिंग हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बाय साइक्लोट्रॉन, इनका यूज़ हो सकता है हाई एनर्जी पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स को लीजन प्रोड्यूस करने में। सो न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करते हैं, बट अगर वो किसी टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे तो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे या फिर एक्स रे प्रोड्यूस होंगे। सो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बाय साइक्लोट्रॉन ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में एलिमेंट्स की न्यूक्लियर रिएक्शन में हेल्पफुल है। ओके, सो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक यहीं तक था। इसे आपने +2 में भी किया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में जाके। सो दैट्स इट फॉर टुडे।